Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with accounting conventions. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया था और हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी देखा था। हमने 10 डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। तो आई होप आप इन टॉपिक्स को समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी डाइव इनटू द टॉपिक, लेट मी टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with the accounting conventions. तो आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं बाय लॉ। तो हमने प्रिंसिपल्स में जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था जिसमें हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट देखा था, मटेरियलिटी कंसेप्ट देखा था, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट देखा था और यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर, प्रूडेंस कंसेप्ट और ऐसे ही डिफरेंट प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया था। तो उस पर हमने देखा था कि ये जो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये बाइंडिंग बाय लॉ होते हैं। यहाँ पर ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके यहाँ पे जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। मतलब इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करती हैं। अब आपको याद होगा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही ये डिस्कस किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कि हम कैसे यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं एंड देन समराइज करते हैं। तो उसी में यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है उनको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं जिनको हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम सेपरेटली क्यों डिस्कस करते हैं और यहाँ पे क्या रिलेवेंस है अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इसलिए डिस्कस किया ताकि हम इसको रिलेट कर पाएँ कन्वेंशंस के साथ और डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स के बीच में। तो अब जैसे यहाँ पे हमने प्रिंसिपल्स में देखा था कि ये रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऐसे रूल्स हैं जो कि बाइंडिंग बाय लॉ होते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही अपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना होता है मैंडेटरीली। लेकिन अब यहाँ पे जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं उनके लिए एक्चुअली यहाँ पे वो यहाँ पे बाइंडिंग बाय लॉ नहीं होते। यहाँ पर जो कन्वेंशंस हैं वो एक्चुअली यहाँ पे कस्टम्स होते हैं जिनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो फॉलो करती आ रही होती हैं। तो वो कन्वेंशंस बन जाती हैं कि इसी वे से यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं और यहाँ पे जो कन्वेंशंस हैं वो यहाँ पे एक्चुअली ये हमने देखा अभी। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो यहाँ पे एक्चुअली फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होती हैं, फिनेंशियल पोजीशन जो शो करती हैं। अब ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जब हम यहाँ पे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे और पी एंड एल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उस केस पे हम यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस का यूज़ करते हैं जिसको हम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। और यहाँ पे ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो रहा होगा एक कन्वेंशन जो होगा, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म होने होते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो बाइंडिंग बाय लॉ है। तो अब लॉ जो है वो मैंडेटरी होता है फॉलो करना सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस को। लेकिन यहाँ पे कन्वेंशंस जो हैं वो डिफर कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको शो करने के लिए कौन से कन्वेंशंस का यूज़ कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफर कर सकता है पर प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिफर नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ पे हमने देखा था कि 10 मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के जिनको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो कन्वेंशंस हैं वो लेस इन नंबर होती हैं प्रिंसिपल्स से। तो कन्वेंशंस जो हैं वो कुछ ही ऐसी कन्वेंशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होते हैं।
तो अब ये तो हमने यहाँ पर देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस में क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स के बीच में, हम इनको आइडेंटिकल भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अब जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो एक्चुअली यहाँ पे सेट ऑफ गाइडलाइंस ही हैं, और ये गाइडलाइंस टू प्रोसीजर है कि किस प्रोसीजर के थ्रू हम यहाँ पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स का जो कंसेप्ट है उसको समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो सिमिलर है येट डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे हम जो 3 डिफरेंट कन्वेंशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट है जो हमने प्रिंसिपल्स में भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा हमने पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल के अंदर ये देखा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को। तो उसी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न का मतलब है कि यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए रन करेंगे, उनको हम यहाँ पे वाइंड अप करने के लिए रन नहीं करते। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है वो यहाँ पे मोर देन 1 ईयर होगी, मतलब यहाँ पे जो भी नियर फ्यूचर है उसमें हम बिजनेस को क्लोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस को रन करेंगे। वो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही यहाँ पे वाइंड अप नहीं हो जाएगा। इसी एजम्पशन को ध्यान में रख के हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अभी हमने पीरियोडिसिटी में देखा था कि यहाँ पे जो लॉन्ग लाइफ है बिजनेस की उसको हम यहाँ पे शॉर्टर स्पैन्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इससे हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स जो हैं अकाउंटिंग के वो इंटर रिलेटेड कैसे हैं, कि यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल है वो यहाँ पे कनेक्टेड है गोइंग कंसर्न कन्वेंशंस के साथ भी। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि गोइंग कंसर्न में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है वो रन करेगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे उसको जो लाइफ है बिजनेस की उसको हम शॉर्टर स्पैन्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उस शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए हम यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको कैलकुलेट करेंगे ताकि हम यहाँ पे बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको इवैल्यूएट कर पाए। तो अब यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो हम इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं या एक्सपेंडिचर कौन से हैं यहाँ पर रेवेन्यू, जो यहाँ पर जिनका जो बेनिफिट होता है वो कंज्यूम हो जाता है विद इन 1 ईयर, विद इन अ ईयर उनका बेनिफिट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसका जो बेनिफिट होता है वो यहाँ पे मोर देन 1 ईयर तक रहता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम यहाँ पे बिल्डिंग्स देख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हम यहाँ पे एसेट्स को क्रिएट करने के लिए मेक करते हैं, और जो एसेट्स हैं उनका बेनिफिट जो है वो मोर देन 1 ईयर तक रहता है, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इसीलिए हम उनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं जिनसे फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसीलिए उनका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर तक यहाँ पे बिजनेस को मिलता है। बिजनेस जो है वो मोर देन 1 ईयर तक कंज्यूम करता है उसका बेनिफिट, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका जो बेनिफिट है वो विद इन 1 ईयर जो है वो लैप्स हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये कब कर पाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट हम कब कर सकते हैं, जब हम यहाँ पे गोइंग कंसर्न कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हों और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को भी फॉलो कर रहे हों। तो इसीलिए यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और कन्वेंशंस हैं वो इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। और इसमें हम यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के टर्म्स में भी इसको देख सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किनको कहते हैं और शॉर्ट टर्म किनको कह सकते हैं और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पर।
तो अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म हम किनको कहेंगे, जिनको हमें पे बैक करना होगा नॉट इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर। हमें यहाँ पर वो जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको हम 1 ईयर के लैप्स होने के बाद भी जो है वो पे बैक कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको हमें विद इन 1 ईयर जो है वो पे बैक करना होता है। और वैसे ही यहाँ पे एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ होता है कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं या फिर उसको हम फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं, और जिनका बेनिफिट जो है वो हमें 1 ईयर से ज़्यादा तक मिलता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर फिक्स एसेट्स बोल देते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में लोन्स आ सकते हैं जिनको हमें सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर तक पे बैक नहीं करना होता, हम उसके बाद भी उन्हें पे बैक कर सकते हैं। इसमें 5 ईयर्स आ सकता है, 10 ईयर आ सकता है, 20 ईयर्स आ सकता है। और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उसको हमें विद इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो है वो पे बैक करना होता है, जिसमें यहाँ पे बिल्स पेबल आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। सेम गोज विद द एसेट्स, जिसको हम करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल्स आ सकते हैं जिनको हमें विद इन 1 ईयर जो है वो वापस लेना होता है। उनका जो बेनिफिट है वो हमें उसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वापस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स है उसका जो बेनिफिट है वो हम मोर देन 1 ईयर तक उसका बेनिफिट जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि जो गोइंग कंसर्न कन्वेंशन है वो एक्चुअली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फॉर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में हमने देखा था कि हम जो बिजनेस की लाइफ है उसको शॉर्टर स्पैन्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जो कि यूजुअली यहाँ पे 1 ईयर होता है। एट द एंड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको कैलकुलेट करते हैं और उसमें यहाँ पे यही कंसेप्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस इन कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगी तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है यहाँ पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, तो उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है अब यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी किसको कह रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है फॉर रिकॉर्डिंग देयर ट्रांजैक्शन और फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को यहाँ पे ईयर आफ्टर ईयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना होगा। यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग की मेथड्स हैं उसको भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यूज़ करना होगा फॉर रिकॉर्डिंग दियर ट्रांजैक्शंस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और गुडविल। जैसे यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उसके यहाँ पे मेथड्स हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर यहाँ पे वेट्स ऑफ ईयर मेथड। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं उन मेथड्स में से भी अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसएलएम मेथड से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करती है तो उसी मेथड के थ्रू यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू आउट द ईयर और ईयर आफ्टर ईयर जो है वो उसी मेथड को यूज़ करके डेप्रिसिएशन को चार्ज करना होगा, ताकि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएंगे डेप्रिसिएशन की वजह से यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या पोजीशन है अगर उस पर कोई इफेक्ट होता है एसएलएम मेथड से, अगर यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैलकुलेट कर रही है अपने डेप्रिसिएशन को, फिक्स एसेट्स पे वो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रही है अगर, तो उसी मेथड को उसी एसएलएम मेथड को यहाँ पे फॉलो करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि यहाँ पे वो कंपेयर कर पाए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रीवियस ईयर के साथ। मतलब यहाँ पे अगर एक फाइनेंशियल ईयर में लेट्स से यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 अगर एक ये फाइनेंशियल ईयर है और इसमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने डेप्रिसिएशन जो है वो एसएलएम मेथड के थ्रू चार्ज किया है और उसी का जो इफेक्ट है वो शो किया है फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में, तो उस केस में यहाँ पे जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा मतलब 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021,
तो अब इस ईयर में भी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो अपना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा, जो फिक्स एसेट्स पे डिप्रिसिएशन को चार्ज किया होगा, वो यहाँ पे एसएलएम मेथड के थ्रू ही होना चाहिए। इसी को हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेथड बोलते हैं। और सेम गोज विद द गुडविल। अब गुडविल अगर यहाँ पे जो कैलकुलेट करी है ऑर्गेनाइजेशन ने, वो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से की है, तो फिर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को इसी मेथड के थ्रू ही जो गुडविल है उसको कैलकुलेट करना है और उसी को शो करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो इसी को हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी कन्वेंशन बोलते हैं। पर अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऐसा लगता है कि उसको अब मेथड जो है वो चेंज करना चाहिए, कोई सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट में हो जाता है या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कुछ चेंज हो जाती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर डेप्रिसिएशन एसएलएम से चार्ज हो रहा था और अब कुछ ऐसी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, लॉ चेंज हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर ही नहीं पाएंगे अपने मेथड को? तो इसीलिए ऐसा नहीं होता यहाँ पे। अगर ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है, सब्जेक्ट टू चेंज है, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो उस केस में यहाँ पे डब्ल्यूडीवी से ही फिर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें भी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। और यहाँ पे ये जो मेथड्स हैं उससे अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उससे कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जो हैं उनको भी हमें मार्क करना है, और क्यों हमने वो मेथड्स चेंज करे और उनके क्या इफेक्ट्स है प्रॉफिट्स पे या फिर जो भी लॉस हुए हैं उस पे, तो उसको भी हमें मार्क करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि उसका जो इफेक्ट हुआ मेथड के चेंज करने से उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर पाए और ट्रू एंड फेयर व्यू जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसको देख पाए और ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जज कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है वो यही कहती है कि जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, उसी को हमें कंटिन्यू करना है अपकमिंग ईयर्स में भी। और यहाँ पे अगर हम कोई चेंज करते हैं तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी हमें शो करने हैं फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो आई होप आप यहाँ पे गोइंग कंसर्न कन्वेंशन और कंसिस्टेंसी कन्वेंशन को समझ गए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है अक्रूवल कन्वेंशन। तो अब यहाँ पे अक्रूवल कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं, जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस किया था, जिसको हम रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो हम किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं और जब हमारा कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है, हमारा से मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से है, जब ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर, हो सकता है उसने कुछ क्रेडिट परचेज किया हो, तो वहाँ से उसका ऑब्लिगेशन अराइज होता है कि उसको फ्यूचर में कुछ पेमेंट करना पड़ेगा जो भी चीज़ परचेज करी होगी उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो एक क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट पर कोई सामान जो है वो खरीदा है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने। तो तभी से यहाँ पे उसका जो रिकॉर्डिंग है उस ट्रांजैक्शन की वो हो जानी चाहिए, जिसको हमने एक एग्जाम्पल से भी डिस्कस किया था रियलाइजेशन कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए। तो अब यहाँ पे अक्रूवल कंसेप्ट भी उसी पर बेस्ड है। तो अक्रूवल कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे होते हैं तभी हमें उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं पहले हम, जो हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था। तो अब एक रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को हम लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है कोई, और उसने यहाँ पे कोई सेल करी है, कुछ प्रोडक्ट सेल करे हैं ₹10,000 के टू XYZ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ प्रोडक्ट सेल करे हैं यहाँ पे 10,000 रुपीज़ के टू XYZ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे ये एक क्रेडिट सेल्स है। तो अब यहाँ पे जब ABC ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी
तो यहाँ पे वो लेट्स से यहाँ पे डेट है ऑन 20 फरवरी 2020। तो अब यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन जो है, यहाँ पे एबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो जो सेल है वो मेक करी है ऑन 20 फरवरी 2020 को 10,000 रुपीज़ की। तो अब जब यहाँ पे एबीसी ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उसको यहाँ पे जो डेट होगी वो 20 फरवरी ही शो करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे वो जो सेल करी है वो एक क्रेडिट सेल्स है। और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे जो पेमेंट है वो यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ्स होनी है या 3 मंथ्स होनी है लेट्स से, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई में लेट्स से पेमेंट होनी है मई 2020 में। तो अब यहाँ पे XYZ ने ये अग्री किया कि वो मई 2020 तक उसका जो 10,000 रुपीज़ का जो उसने परचेज किया है गुड्स को, वो उसको पे बैक कर देगी, उसके अगेंस्ट जो अमाउंट होगा उसको मई मंथ में, जबकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो टेक प्लेस हुई थी फरवरी मंथ में। तो अब यहाँ पे जो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसको ये ट्रांजैक्शन जो है वो तब रिकॉर्ड करनी चाहिए जब उसका कैश जो है वो रिसीव हो जाएगा, या फिर तब करना चाहिए जब वो ट्रांजैक्शन जो है वो टेक प्लेस हुई है? तो इसी डिलेमा से डील करने के लिए यहाँ पे जो अक्रूवल कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब यहाँ पे जो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी कि इस ट्रांजैक्शन को 20 फरवरी 2020 को रिकॉर्ड करेगी, उसी डेट पे यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, ना कि इसको हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसका एक्चुअल कैश रिसीव हो जाएगा। तो अब इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन डेट है और जो कैश रिसीव करने की डेट है, एक्चुअल रिसीव करने की डेट है, उसमें यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या इन डिफरेंसेस की वजह से हम अपने जो अकाउंट्स हैं उनको अफेक्ट करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। इसी डिलेमा से डील करने के लिए यहाँ पे जो अक्रूवल कंसेप्ट है उसको फॉलो करेंगे हम, और यहाँ पे हम उस ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब ऑर्गेनाइजेशन जो है जब भी वो ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है तभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को उसे रिकॉर्ड करना है। ये गुड्स के केस में भी हो सकता था, सर्विसेज के केस में भी हो सकता था कि अगर यहाँ पे ऐसा अग्री हुआ है 20 फरवरी को लेट्स से कि यहाँ पे कोई सर्विसेज जो है वो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो XYZ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, और यहाँ पे XYZ जो है वो मई में उसका पेमेंट करेगी या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका पेमेंट करेगी। तो इस केस में यहाँ पे जो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस ऑब्लिगेशन को या फिर उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेगी जब वो उस ऑब्लिगेशन में एंटर हुई है, ना कि तब जब वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि यहाँ पे जब जिस डेट को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने का अग्री किया है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को या कोई पर्सन को, तो उस केस में यहाँ पे जब उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा, जब उसका एक्चुअल कैश रिसीव होगा, तब हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि तभी कर लेंगे जब हम उस ट्रांजैक्शन में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन उस ट्रांजैक्शन में एंटर हुई है। तो अब इसको हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट के थ्रू भी समझा था, जिसमें हमने देखा था कि हम जो प्रोडक्ट की सेल है हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली ऑब्लिगेशन में एंटर हुए, ना कि तब जब यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है उसने उसका पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया। तो इसी को हम यहाँ पे अक्रूवल कंसेप्ट बोलते हैं, जिसमें हम यहाँ पे कैश बेसिस पे नहीं बल्कि अक्रूवल बेसिस पे यहाँ पे सारे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो या फिर कैश ट्रांजैक्शन हो। अब यहाँ पे सिचुएशंस जो है वो डिफर कर सकती थी इस एग्जाम्पल में भी। इस एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे सिंपल बनाने के लिए और यहाँ पे अक्रूवल कंसेप्ट को सिंपली समझने के लिए यूज़ किया। इसमें यहाँ पर सर्विसेज का एग्जाम्पल भी हो सकता था कि यहाँ पे एबीसी जो है वो सर्विसेज रेंडर करने के लिए एंटर हुए एक ट्रांजैक्शन में, और उसका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है या फिर उसका जो पेमेंट है यहाँ पे उसकी डेट्स डिफरेंट होती, तब भी हम यहाँ पे जो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको तभी रिकॉर्ड करती जब यहाँ पे XYZ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अग्री करेगी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए।
अब ये तो हमने देखा एबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ पे एक्सवाईजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे एक्सवाईजी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी यहाँ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन है, जो परचेज यहाँ पे एक्सवाईजी ऑर्गेनाइजेशन ने करी है, वो भी यहाँ पे इसको 20 फरवरी 2020 में ही रिकॉर्ड करेंगे, उसी डेट पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब जब वो उसकी एक्चुअल पेमेंट को मेक करेंगे। तो यहाँ पे एबीसी जो है वो यहाँ पे इसको एज सेल्स मेंशन करेगी, और यहाँ पे एक्सवाईजी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको एज परचेज मेंशन करेगी उसी सेम डेट पर। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो उस ऑब्लिगेशन में एंटर हुए हैं। तो आई होप अब आप यहाँ पे जो गोइंग कंसर्न कन्वेंशन है, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन और अक्रूवल कंसेप्ट को समझ गए होंगे। So with this, we are done with accounting principles and accounting conventions. So the next video, we will discuss accounting standards. So see you in the next video. Thank you.